अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी और उसके रिलेटेड जो थ्योरम है वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम उसको अंडरस्टैंड उसको पढ़ा था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने आप लोगों को करवाई थी। बेटा उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं कुछ और पॉइंट्स आपको इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता हूँ। और जो हमने थ्योरम पढ़ी है वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई सिस्टम होता है आपके पास या कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर आपको देखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितनी वर्क डन की है, तो हम देखते हैं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is always equal to the work done by the conservative forces but negative times। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमने डिराइव किया था उस थ्योरम से, वो ये था दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। फाइन। सो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds और dr, जो भी आपको अच्छा लगे। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ द वर्क डन, एंड यू जो आप फोर्स यहां पे देख रहे हैं दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो दिस इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द थ्योरम। बेटा इसी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहोगे, आप फोर्स की इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, तो वहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी दैट दिस एफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वैरीज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो बेटा ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड ये जो नीचे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दीज आर टेक्निकली आइडेंटिकल बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट। बेसिकली ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी खाली एक कोऑर्डिनेट में वैरी कर रही है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में वैरी कर रही है एक्स वाई जेड, तो फिर हमें इस इक्वेशन के बदले ऐसे लिखना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, that is minus delta by delta x u I plus delta u by delta y j plus delta by delta y z k। ठीक है। This is actually the exact equation. This is the relation between conservative force and potential energy। ये जनरल इक्वेशन है बेटा, और इस जनरल इक्वेशन की एक स्पेशल फॉर्म है ये वाली इक्वेशन। बेटा कंफ्यूज होने के बगैर आप डायरेक्टली याद ये रखो, ये जो इक्वेशन है इसको तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है कि दिस इज वर्क डन एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी इक्वेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली एक्चुअली हमें इस तरह लिखना है, और यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी वैरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन अलोंग एक्स अलोंग वाई एंड अलोंग जेड, मतलब ऑल अलोंग ऑल दी कोऑर्डिनेट्स, तब जाके हमें जो इक्वेशन जो रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में लिखनी है वो ये आएगी। So here I have used the partial derivatives। पर अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी खाली एक कोऑर्डिनेट में वैरी कर रही है, चाहे वो एक्स हो वाई हो या जेड हो, तो आप जो है इस इक्वेशन के बदले ये लिख सकते हो। सो मैं फिलहाल यही इक्वेशन यूज करूंगा, वी विल यूज दिस इक्वेशन। सो आप अब सिंपली याद रखिए, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द लॉ एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लॉ। Integration of force with respect to position gives you change in potential energy, or you can the other way say that differentiation of potential energy with respect to position gives you force at a particular point। ठीक है।
क्योंकि आपको पता है यहां जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वहां हम एरिया निकालते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो है इसकी, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वहां हम निकालते हैं स्लोप। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दीज आर टेक्निकली इक्विवेलेंट। अगर आपके पास फोर्स दिया है उसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वहां से पोटेंशियल एनर्जी, वहां से वर्क आएगी, एंड दैट वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Similarly, if potential energy is given as a function of position, you differentiate that potential energy with respect to position, you will find the force at a particular point of course. ठीक है? अब देखो बेटा, तो यहां पे थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। बेसिकली ये इक्वेशन यही है, इसी से निकल जाती है। इसको अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये du बन जाएगा, ये d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो f डॉट ds आएगा, तो ये ds यहां आएगा, तो du by ds विल बी इक्वल टू f। तो यही मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट्स ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दीज थिंग्स। तो इसके बारे में एक और चीज याद रखेंगे आप, अगर आप बेटा पहले इस इक्वेशन के बारे में देखो, अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपका कोई ग्राफ है, ये हमने वर्क डन में भी आपको पढ़ाया है कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और आपको वर्क डन निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दोज टू कोऑर्डिनेट्स। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको वर्क डन निकालनी है, पोजिशंस के बीच में, मान लो फ्रॉम S1 टू S2, आपको उस पोर्शन का निकालना पड़ेगा एरिया। So area under force and displacement graph gives you work, and work will in turn give you potential energy, change in potential energy। ठीक है? अब इसी तरह, अब अगर आप इस इक्वेशन के बारे में देखेंगे, अगर आपका ग्राफ दिया हुआ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्सेस पोजीशन, और आपका ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो फोर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये S1 है, S1 पे आप फोर्स निकालना चाहते हो, कंजर्वेटिव फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, देन आपको क्या करना है बेटा, आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, और टेंजेंट जब ड्रा करोगे फिर उस टेंजेंट का आप स्लोप फाइंड आउट कर लो, वो स्लोप जो है दैट स्लोप विल बी इक्वल टू फोर्स। सो इफ यू हैव अ प्लॉट, इफ यू हैव अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन, the slope of that graph, क्योंकि यहां से तो स्लोप ही निकालेंगे, the slope of that graph will give you the force, and if you have a graph between force and position, force and displacement, then the area under that graph give you the work and accordingly change in potential energy। ठीक है? तो देखो बेटा, इसको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं इस पे, ताकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी ये थोड़ा आपको समझ आ जाए, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जो मैंने बेटा अप्रोक्सीमेट इक्वेशन लिखी, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dt, या सॉरी du by ds। सो दिस कैन सम टाइम बी dx, इट कैन बी dy, इट कैन बी dz। फाइन? तो बेटा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिया हुआ है ऐसे, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी एज 3s स्क्वायर माइनस 4s। ठीक है? देखो बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल ली है और मैं इसकी मैथमेटिक्स आपको सिखा रहा हूं कि आप इस पे कैसे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो एक बॉडी दी है, उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और वो वेरिएशन दी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है एंड एस इज द पोजीशन, और यहां दिया हुआ है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी हो रही है। और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो एट s इक्वल टू 1 मीटर। आप हमें बताओ कि 1 मीटर पे इस बॉडी पे, क्योंकि जब इस बॉडी की अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, सीखा हुआ है कि इस पे जरूरी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स ही की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और आप एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि इस बॉडी पे s इक्वल टू 1 मीटर पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है? तो फोर्स निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो कर लो इसकी डिफरेंशिएशन। सो दैट इज माइनस 3s की डिफरेंशिएशन, दैट इज 3 to 6s माइनस 4। ठीक है?
ये बनेगा बेटा 6s+4। तो अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है फोर्स, s इक्वल टू 1 मीटर पे, तो दे दो फिर s का वैल्यू 1, सो 1+4, सो दैट इज 10 न्यूटन। तो यहां से बेटा आपका आ गया आंसर। सो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है, वेरिएशन दिया हुआ है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस इक्वेशन की कुछ और एप्लीकेशंस मैं आपको सिखाता हूं, पर उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं बेटा इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं। इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम जो है फिजिक्स में, इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब है। इक्विलिब्रियम होने के लिए जो कंडीशन है ना बेटा, वो ये है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, और बॉडी पे जो नेट टॉर्क है, टॉर्क, वो 0 होना चाहिए। हम कब कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि द नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी 0 एंड द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी शुड ऑल्सो बी 0। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब फिर इसको अलग अलग हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरे को हम बेटा कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिलहाल हमने रोटेशन नहीं पढ़ी है, तो फिर भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं दे के रखूंगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी के लिए जरूरी है कि नेट फोर्स जो है उस बॉडी पे होना चाहिए 0। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको लाजम मोशन में भी सिखाया हुआ है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन है, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0। टॉर्क हम इंशाल्लाह अगले जो यूनिट है हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को मिला के हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए आप कब कहोगे कि एक बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, वो तब है जब नेट फोर्स उस पर 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा। अगर आपको खाली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसके लिए नेट फोर्स होना चाहिए 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी शुड बी 0, उसके लिए कंडीशन है नेट फोर्स शुड बी 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है नेट टॉर्क शुड बी 0। ठीक है, फाइन। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ज्यादा। अब देखो बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम का मसला था। अब इसी में एक और चीज आ जाती है हमारी, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की रिलेशन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है, एक सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास से ही कि जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, और जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे लिखेंगे, अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ज्यादा है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, उसको हम कहते हैं बेटा अनस्टेबल। उस पोजीशन पे हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एक सिस्टम की, इसका मतलब उस पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है। मैक्सिमम होने का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी होना। और आपने पढ़ा है अगर एक सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो इस पे रिपल्शन है। और जितना एक सिस्टम पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उतना वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबिलिटी मींस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज मैक्सिमम एंड इट इज पॉजिटिव। ठीक है, और बेटा अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम मतलब नेगेटिव, इसका मतलब जो है सिस्टम जो है वो स्टेबल है। स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर इसकी मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम मतलब नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है ये स्टेबल है, क्योंकि अट्रैक्शन से सिस्टम स्टेबल रहता है और रिपल्शन से सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो आप याद रखिए, मैक्सिमम एनर्जी, मोर एनर्जी मींस अनस्टेबिलिटी, और मिनिमम एनर्जी जो है वो है स्टेबिलिटी। और इसको अगर आप याद रखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अगर आपको देखना होगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जो है ये रिलेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आपके पास एक इक्वेशन दी है पोटेंशियल एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है
विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और अगर आपको निकालना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, अगर आपको ये चीजें निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करते हो बेटा, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और आप चाहते हो कि हम ये निकालें कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहां पे होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी कहां पे होगी, उसके लिए आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप। तो du/ds निकालेंगे तो बेटा वो वहां से हमारा फोर्स आएगा। फाइन, तो जब फोर्स आएगा बेटा इसको हम क्या करते हैं, फिर वी इक्वेट दिस फोर्स टू जीरो, क्योंकि जहां पे फोर्स जीरो होगा उस पोजीशन को हम कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस इक्वेशन से फोर्स निकालने का मतलब है आपने स्लोप निकाला, और जहां पे स्लोप जीरो होगा इसका मतलब बॉडी वहां पे इक्विलिब्रियम में है, और जहां पे स्लोप जीरो होगा बेटा वहां पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता करेंगे बेटा, इसके लिए आप इस इक्वेशन की डबल डिफरेंशिएशन निकालो, d2u डिवाइड बाई ds स्क्वायर। बेटा अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके आपकी इक्वेशन जो पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर डबल डिफरेंशिएशन करके आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसको थोड़ा सा ऐसे आपको समझाता हूं बेटा, इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिवाइज करता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर्टिकुलरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बेटा ऐसे देखो आप, बेसिकली हमारे पास है, वी हैव एक्चुअली हमारे पास 3 पॉइंट्स है इसके रिलेटेड। एक होता है बेटा नंबर 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली 2 पॉइंट्स है, एक है स्टेबल, दूसरा है इक्विलिब्रियम। दूसरा है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो ये जो 3 टर्म्स है ना इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये बेसिकली स्टेबल और इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल और इक्विलिब्रियम। बेटा स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट शुड बी मिनिमम। एक सिस्टम स्टेबल तभी होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और इक्विलिब्रियम के लिए अभी हम मान लो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है फोर्स जो है बॉडी पे वो 0 होना चाहिए। तो अगर आपको देखना है कि एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है, तो आप याद रखेंगे कंडीशन है जब उस पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है नेट फोर्स 0 होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अनस्टेबल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि तभी अनस्टेबल होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स शुड बी 0, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब अगर उसको आप डिस्प्लेस करोगे अपनी पोजीशन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है। अगर यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में से बॉडी को डिस्प्लेस करोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि जहां पे वो पहले था वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे था। डिस्प्लेस करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इस केस में जहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो वाली पोजीशन जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अगर वो मैक्सिमम वाली पोजीशन है तो डिस्प्लेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है वो वाली पोजीशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डिस्प्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, ठीक है। तो तीनों केसेस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लो हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, तीनों केसेस में मैं ग्राउंड सरफेस बनाता हूं, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। कैन यू सी दिस, ये दिखाई दे रहा है आपको बेटा? हाँ। तो बेटा देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम को मान लो आपके पास एक कप ऐसे है, ऐसे एक कप है और इस कप में एक छोटा सा पार्टिकल यहां पे है।
इसकी जो एनालॉगी है वो ऐसे मान लो, ये उल्टा है, ये कप ऐसे है, और ये जो एक पार्टिकल है वो यहां पे है। इसकी एनालॉगी मान लो ये फ्लैट सरफेस है और एक पार्टिकल यहां पे है। देखो क्या होगा। हम बेटा इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी जो ये पार्टिकल है ना, अभी ये उस पोजीशन में है जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि ये बॉटम पे है, इसका मतलब स्टेबल है। और अभी इस पोजीशन में जो है इस पे नेट फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब अभी ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आप इस पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे ना, तो देखो इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये पार्टिकल वापस आएगा, ये कोशिश करेगा इसी पोजीशन में रहने, इसी पोजीशन में ये रहना चाहेगा जिस पोजीशन में ये अभी है, क्योंकि यहां पे ये स्टेबल है। अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे, ऐसे धक्का दोगे तो ये वापस आएगा, इस तरफ से धक्का दोगे तो वापस आएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पार्टिकल यहाँ पे बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट है, और यहाँ पे जो इस पे फोर्स है ये इक्विलिब्रियम में है, जीरो है। ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ देखो ये पार्टिकल यहाँ टॉप पे है, टॉप पे होने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, पर रेस्ट में है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। अनस्टेबल है, देखो इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आप इसको धक्का दोगे तो ये गिर जाएगा। क्या ये खुद ब खुद वापस आएगा? नहीं, खुद ब खुद वापस नहीं आने का मतलब है ये अनस्टेबल था, आपने गिरा दिया तो ये गिर गया, वापस नहीं आना चाहता, इसका मतलब ये नहीं चाहता कि मैं फिर से अनस्टेबल हो जाऊं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये वाली पोजीशन, ये तो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे देखो बेटा अगर ये वाली पोजीशन लोगे, इसको आप ऐसे थोड़ा सा मूव करवाओगे तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर एक पे कांस्टेंट रहेगी, और हर एक पोजीशन में ये रेस्ट में रहेगा, और इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट फोर्स जीरो है। सो दिस इज अ केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ऐसे इसको अब ऐसे मैं ग्राफिकली समझाता हूं, ताकि जो मैंने इससे पहले मैथमेटिकली आपको बताई थी कुछ चीजें, वो अंडरस्टैंड कर पाओ आप। देखो बेटा, अगर मान लो ये एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, एंड लेट अस सपोज जो ग्राफ है वो ऐसे है ग्राफ बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं कुछ पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे बेटा सिलेक्ट कर लिए, और अगर इसको आगे ऐसे मान लो, ये ग्राफ ऐसे है, तो ये मान लो पॉइंट ई है, और ये मान लो पॉइंट एफ है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, प्लॉट दिया हुआ है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू द फोर्स। ये इक्वेशन आपको याद है, दैट द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स यू फोर्स। इसका मतलब है अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो उस पॉइंट पे आपका निकलेगा फोर्स। अब मुझे बताओ बेटा, इस ग्राफ में स्लोप जो है वो कहां पे जीरो है? बेटा स्लोप जीरो आएगा ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, इन्हीं पॉइंट्स पे तो स्लोप जीरो आएगा। इसका मतलब है ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये सारी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो है, और इस इक्वेशन का मतलब है अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का स्लोप निकालोगे तो वहां से निकलेगा फोर्स। और मैं आपको बता रहा हूं, बताओ कौन कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पे स्लोप जीरो है? स्लोप यहां से क्या देगा आपको? फोर्स। इसका मतलब यहां पे भी फोर्स जीरो है, यहां पे भी फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है। सो दीज पोजीशंस आर एक्चुअली द पोजीशंस, दीज पॉइंट्स आर द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, इक्विलिब्रियम कहां पे है? इक्विलिब्रियम कहां पे है? इक्विलिब्रियम है पॉइंट ए पे, जहां पे ना स्लोप जीरो है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ इन पॉइंट्स में से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां है, मिनिमम कहां है? देखो बेटा, ए पे मैक्सिमम है,
यह क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, बी पे भी मैक्सिमम है, सी पे मिनिमम है, नेगेटिव है, ई पे भी मैक्सिमम है, वो है ना बेटा। सो इसका मतलब है पॉइंट ए जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बट पॉइंट ए ऑल्सो डिनोट्स इक्विलिब्रियम। सो पॉइंट ए का मतलब है दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, maximum energy and zero force. So this is a point, this is a position of unstable equilibrium. ये भी unstable equilibrium है, ये stable equilibrium है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा स्लोप भी जीरो है, मतलब फोर्स भी जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। इसी तरह बेटा ये है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब अनस्टेबल है, और ऊपर से स्लोप जीरो आएगा तो मतलब स्टेबल है, सॉरी इक्विलिब्रियम है। सो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी एंड जीरो फोर्स। ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अनस्टेबल मतलब हाईएस्ट एनर्जी, इक्विलिब्रियम मतलब जीरो। ये तो सारे जीरो फोर्स के हैं, क्यों? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे स्लोप आएगा जीरो। स्लोप कैसे जीरो आएगा? टेंजेंट ड्रा करोगे तो जीरो आएगा, टेंजेंट ड्रा करोगे तो जीरो एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब ई और एफ आप देखो, ई और एफ पे बेटा जब ई से एफ जाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये फ्लैट कर्व आता है तो पोटेंशियल एनर्जी ई से लेके एफ तक कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब है ई से लेके एफ तक जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। समझ आ रहा है? सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी अंडरस्टैंड द कर्व एंड हाउ वी डिफाइन दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा, एक मैथमेटिकल एग्जांपल आपको बताता हूं, तो आप याद रखेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब है जीरो फोर्स। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर आपके पास दिया हुआ है दैट द पोटेंशियल एनर्जी वैरीज एज 3x² + 4। सो हियर पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x। एक बॉडी की मान लो पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट x कोऑर्डिनेट ओनली, और हमें क्या निकालना है? find the value, find the position of equilibrium। आप हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकाल के दो। इसका मतलब है आप हमें निकाल के दो वो वाली पोजीशन जहां पे ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, x के किस वैल्यू पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्वेश्चन देखो बेटा, एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और एग्जामिनर हमें कहता है कि हमें पोजीशन निकाल के दो इक्विलिब्रियम की, हमें बताओ कौन सी पोजीशन पे x का क्या वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन में से फोर्स निकालोगे, फिर उस फोर्स को इक्वेट करोगे टू जीरो, वहां से आंसर आएगा। तो बेटा इस इक्वेशन में से फोर्स कैसे निकालेंगे? आपके पास इक्वेशन है F इज -du/dx। अब यहाँ पे पोजीशन वैरी, पोटेंशियल एनर्जी वैरी हो रही है x के साथ, इसलिए मैंने du/dx लिखा। तो पहले आप पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से निकालो फोर्स, तो निकालो बेटा। सो F इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, सो दिस इज -3 2 6, इसकी डिफरेंशिएशन 6x, ये मान लो यहाँ पे 4x है, 6x + 4, ठीक है। सो F इज इक्वल टू -6x - 4, ये फोर्स आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। अब आपने फोर्स की इक्वेशन निकाली, आपको क्या चाहिए? यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे? फॉर इक्विलिब्रियम जो फोर्स है बेटा दैट शुड बी जीरो। हाँ, सो देयरफॉर फोर्स की इक्वेशन क्या है? -6x - 4, दिस शुड बी जीरो। सो 6x शुड बी इक्वल टू -4, सो x शुड बी इक्वल टू -4/6, सो दैट इज -2/3 मीटर, या जो भी है। तो ये बेटा आपकी निकल गई पोजीशन की इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकाली, ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, हमें बताओ इस पोजीशन पे एट x इक्वल टू -2/3 ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या अनस्टेबल होगा? इस पोजीशन पे एनर्जी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? तो कैसे करेंगे? पहले आपने निकाला, ये बॉडी की इक्वेशन दी थी, आपने निकाला पोजीशन किस पॉइंट पे, आपने डिफरेंशिएट करके फोर्स का वैल्यू निकाला, फिर इसको जीरो रखा, क्यों? इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होता है, तो पोजीशन आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें बताओ ये जो पोजीशन है ना ये कौन सा, चलो ये तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल और अनस्टेबल? तो मैंने आपको बताया है बेटा,
स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप डबल डिफरेंशिएशन जब करोगे dx², अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो है बेटा वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मिनिमम है। मिनिमम मतलब वो स्टेबल है। हाँ, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके जो है आपका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो अनस्टेबल है। समझ आ रहा है? आराम से देखो बेटा, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी, डबल डिफरेंशिएशन करके अगर आपकी जो पोटेंशियल, डबल डिफरेंशिएशन करके अगर आपका जो है आंसर आ जाता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो है वो वहां पे उसकी जो है एनर्जी मिनिमम है। ये बेटा ये वाला केस हो गया ना, डबल डिफरेंशिएशन करके, मतलब अगर आप इसको, डबल डिफरेंशिएशन का मकसद होता है फिजिकली अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो इसकी एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहले ये मिनिमम एनर्जी पे था, अब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये मिनिमम एनर्जी पहले था, तो इसका मतलब है ये स्टेबल था। अगर डबल डिफरेंशिएशन करके इसकी जो आंसर आता है वो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी उस वाली पोजीशन पे मैक्सिमम थी, तो ये अनस्टेबल था। तो सिंपल टर्म्स में आप क्या करेंगे, आपने जो फोर्स की इक्वेशन निकाली, सॉरी आपने जो पहले डिफरेंशिएशन की, इसकी एक बार डिफरेंशिएशन की, इसकी और दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो। दोबारा डिफरेंशिएशन करके आप देखो आपका क्या वैल्यू आ जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। तो जरा इसकी पहले जब आपने इसकी एक बार डिफरेंशिएशन की तो ये आ गया, अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, सो d2u/dx² क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा -6 इसकी डिफरेंशिएशन। तो माइनस, आपको 6 से गर्ज नहीं है, आपको माइनस से मतलब है, माइनस आता है तो माइनस का मतलब है इस पोजीशन पे जो है, इस पोजीशन पे जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अंडरस्टैंड हो रहा है? देखो बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चलो एक और एग्जांपल हम करते हैं ऐसे। देखो बेटा सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं लिखता हूं। The potential energy of a conservative force field is given by U is equal to ax² minus bx, ठीक है, where a and b are positive constants, a और b जो है ये constants हैं। Find the equilibrium position and discuss whether the equilibrium is stable or unstable or neutral। एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो दी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी वैरीज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ए और बी जो है ये कांस्टेंट्स है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम किस जगह पे होगा, और फिर हमें डिटरमाइन करना है एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फिर हमें देखना है इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल। तो क्या करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, तो आप पहले फोर्स निकालो। सो फोर्स कैसे निकालेंगे, -du/dx। तो कर लो डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, पहले माइनस ऐसे ही लिखो, ax² का क्या आएगा बेटा 2ax - b, ठीक है, तो ये बनेगा -2ax + b, ठीक है। तो फोर्स आ गया इक्वेशन से। इसके बाद इक्विलिब्रियम की पोजीशन मैं यहां पे लिखूंगा फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, देयरफॉर फोर्स का क्या वैल्यू आ गया है -2ax + b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और यू कैन राइट इसको यहां ले आओ, तो 2ax विल बी इक्वल टू b, और यू कैन राइट x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2a। ये बेटा आपकी आ गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी एट x इक्वल टू b/2a, ठीक है। अब आपको इसके बाद देखना है कि आप डिस्कस कर लो ये जो इक्विलिब्रियम है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो मैंने आपको बताया है, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब d2u/dx² का वैल्यू निकालो। अगर बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर ये बेटा इसका वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव, तो मैंने क्या कहा है, या तो d2u का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर वैल्यू d2u का पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी वहां पे मिनिमम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे मिनिमम है। मिनिमम मतलब ये तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया।
और अगर d2u dx स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कंपेयर टू द अदर नेबरिंग पॉइंट्स। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी। तो बेटा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं? इक्विलिब्रियम पहले फोर्स को इक्वेट करते हैं जीरो, फिर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शाबाश। तो जरा यहां देखो, तो हमने पहली बार जो डिफरेंशिएशन की थी वो ये आया था। जरा आप दूसरी बार कर लो, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा? -2a प्लस 0। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो बेटा नेगेटिव आता है। अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? यहां पे अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप खुद ही डिसाइड कर लो इसके बाद, ठीक है? हाँ बेटा, पर एक चीज यहां पे मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप इसका वैल्यू निकालते हो ना d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, आप जो है आप इसकी डबल डिफरेंशिएशन किया कर लो। हमने यहाँ पे इसकी डबल डिफरेंशिएशन की, अब यहाँ इसकी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ हमने पहले माइनस लिखा था ना, फोर्स निकालने के लिए हम जरूरी पहले माइनस लिखते हैं। पर जब आपको इसका वैल्यू निकालना होगा d2u बाई डी एक्स, आप डायरेक्टली क्या कर लो, इस यहां से कर लो डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां आप पहले माइनस नहीं रखोगे ना, माइनस आप रखते हो फोर्स के टाइम पे। तो इसकी पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो जरा क्या आएगा आंसर? जब इसकी एक बार डिफरेंशिएशन कर लो तो आंसर क्या आएगा? 2ax माइनस बी, ठीक है? ये आएगा du बाई डी एक्स। अब फिर दूसरी बार कर लो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या आएगा बेटा? वो आएगा 2a, ठीक है? तो हमने जब इसे पहले किया था वो नेगेटिव इसलिए आया था क्योंकि हमने फोर्स वाली इक्वेशन का किया था डिफरेंशिएशन। पर ये फोर्स वाली इक्वेशन का नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो है पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन का करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है बेटा वो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव इस केस में आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी जो है इस पोजीशन पे वो मिनिमम है, तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है? तो याद रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा? और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या याद रखेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए याद रखेंगे वैल्यू आएगा 0। अगर इसका वैल्यू आएगा ना 0 तो इसका मतलब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 केसेस है, डबल डिफरेंशिएशन करके या आंसर पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल, 0 आएगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कैसे आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिटरमाइन करते हो और कैसे डिसाइड करते हो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। फाइन। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2010 जेईई मेंस में पूछा गया था। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ फोर्स बिटवीन टू एटम्स in a diatomic molecule is approximately given by, पोटेंशियल एनर्जी जो है एज अ फंक्शन ऑफ x दी हुई है a डिवाइडेड बाई x रेज पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाई x रेज पावर 6, ठीक है? और a एंड b आर कॉन्स्टेंट, a और b जो है ये कॉन्स्टेंट्स है। ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है। This is an equation of potential energy and you can see potential energy varies with respect to position. A divided by x raised power 12 minus b by x raised power 6. A और b जो है ये constants है। इसके बाद क्या कहते हैं? If the dissociation energy of a molecule D, dissociation energy जो है वो एक मॉलिक्यूल की किसके बराबर होती है? आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर माइनस करना पड़ेगा उसमें से पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से जो आंसर आएगा दैट विल गिव यू डिसोसिएशन एनर्जी, और इस डिसोसिएशन एनर्जी का आपको निकालना है वैल्यू, ठीक है बेटा? फिर से देखो, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है ना, और वहां की जो कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी इक्वेशन दी है। अगर आपको इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए? वी कॉल दैट डिसोसिएशन एनर्जी, और इसकी फॉर्मूला होती है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट x इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब यहां पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू इन्फिनिटी दे दो तो वहां पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कहां पे है, x का वो वाला वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर वो वाला x आप इस इक्वेशन में देके पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी निकालो।
ठीक है, तो ऐसे समझाता हूं। मान लो u इक्वल टू 3x² माइनस 2x। अगर मैं आपको बताऊंगा पहले इक्विलिब्रियम कहां पे है, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो आंसर आएगा 3 2 6, ये माइनस ऐसे ही 6x माइनस 2, सो दिस इज माइनस 6x प्लस 2, ये फोर्स निकला। इक्विलिब्रियम के लिए फिर इसको सबस्टिट्यूट करोगे टू इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/6, सो दैट इज 1/3। इसका मतलब ये यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम पे इसकी एनर्जी निकाल के दो, इक्विलिब्रियम कहां पे है, इक्विलिब्रियम है एट x इक्वल टू 1/3। इक्विलिब्रियम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप x का ये जो वैल्यू है ना, ये आप इस इक्वेशन में वापस सबस्टिट्यूट करोगे, तो आंसर आएगा 3 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो यही मान लो कुछ हमें इस क्वेश्चन में करना है। हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू इन्फिनिटी देंगे। ठीक है बेटा, फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। वो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम कहां पे है, x का वो वाला वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वही वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम निकलेगा। ठीक है, चलो पहले यही निकालते हैं इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। पहले देखते हैं इस इक्विलिब्रियम कहां पे है। तो इक्विलिब्रियम जो है, तो पहले हम इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसके बदले लिख सकते हैं a x रेज पावर माइनस 12, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बनेगा, माइनस b x रेज पावर माइनस 6। अब निकालो फोर्स, सो दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस ऐसे ही कर लो डिफरेंशिएशन, माइनस 12 a x रेज पावर माइनस 12 माइनस 1, सो दैट इज माइनस 13 nxn माइनस 1, हाँ, फिर माइनस, ठीक है, ये माइनस नीचे आएगा तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस 6b x रेज पावर माइनस 7। ये आंसर आ गया बेटा, शाबाश। अब इसको देख लो फिर से, इसकी डिफरेंशिएशन, a ऐसे ही माइनस 12 नीचे, तो x रेज पावर माइनस 13, ये माइनस माइनस प्लस 6b x रेज पावर 7। अब ये किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 a x रेज पावर माइनस 13, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस बनेगा, माइनस 6b x रेज पावर माइनस 7। अब इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम 4 शुड बी 0, तो कर लो ये इक्वेट 0, सो 12ax माइनस 13 माइनस 6bx माइनस 7 शुड बी 0। ठीक है, इसको वहां ले जाओ, तो 12ax माइनस 13 शुड बी इक्वल टू 6bx 7 माइनस 7। अब देखो बेटा, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से 7x और 7x हो गए कैंसिल। ठीक है, और ये 6 1 जा, ये 6 2 जा, जरा बचा क्या, जो बचा वो यहां पे लिखता हूं मैं बेटा। एक तो बचा 2a, ठीक है, तो यहां 13 में से 7 गए तो बचा x रेज पावर माइनस 6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहां क्या बचा बेटा b, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a इंटू 1/x रेज पावर 6 इज इक्वल टू b। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी, 1/x रेज पावर 6 इज इक्वल टू b/2a। ठीक है, फिलहाल ये आ गई इक्विलिब्रियम की पोजीशन, यहां से x का वैल्यू जो है, अब हमने 1/x रेज पावर 6 का वैल्यू निकाला, तो यहां से जो x का वैल्यू आ गया वो आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी। अब आप निकालो एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। अगर आपको एनर्जी एट इक्विलिब्रियम निकालनी है, तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, यहां आपको x के बदले x रेज पावर 6 के बदले देना है b/2a। ठीक है, तो दे दो बेटा, तो क्या आएगा, तो ये बनेगा a डिवाइडेड बाय, ये x रेज पावर 12 है ना, हम इसके बदले लिख सकते हैं x रेज पावर 6 होल स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय x रेज पावर 6। तो इसके बाद क्या होगा बेटा, सो दिस विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाय 1/x रेज पावर 6, 1/x रेज पावर 6 के बदले लिख सकते हैं ना, नीचे क्या आएगा, b/2a, नीचे जो है बेटा 1/x रेज पावर 6, 1/x रेज पावर 6 के बदले आएगा ना बेटा b, a तो ऐसे ही लिखो, तो उसके बदले आएगा b/2a,
और ये स्क्वायर ऐसे ही आएगा, फिर माइनस बी ऐसे ही 1/x⁻⁶ के बदले क्या आएगा b/2a। ठीक है, अब आराम से देख लो इसको बेटा, हमने कहीं मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा बेटा आंसर। सो ये a ऐसे ही, ये b², 2² इज 4a², एक और एक कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा b²/4a माइनस b हो गया b²/2a। सो यहाँ आंसर आएगा माइनस b²/4a। ठीक है, आपको बेसिकली डेसोसिएशन एनर्जी निकालनी है, तो डेसोसिएशन ये आपने u एट इक्विलिब्रियम निकाला, अब u इन्फिनिटी निकालो, दे दो x का वैल्यू इन्फिनिटी 1/∞ तो 0। सो डेसोसिएशन एनर्जी किसके बराबर आएगी, u एट इन्फिनिटी तो 0 माइनस u एट इक्विलिब्रियम, सो माइनस b²/4a। सो फाइनल आंसर इज b²/4a। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, जो मैं समझाना चाहता था इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का, न्यूट्रल का, आई होप कि आपने वो अंडरस्टैंड किया होगा इसमें से। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी।